लाइसेंस किधर है? मोटरसाइकिल के कागजात देखता संजीदगी से भौंस केड़े हुए बोला, सर इनमें ही है। वो लड़का मुअद्दब सा बोला, ये बाइक के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा हूँ तुमसे, वो दिखाओ। वो मजीद रूप से बोला। इस वक्त पुलिस ने कुछ शक व शुबहात के पेश नज़र मेन रोड पर नाकाबंदी लगाई हुई थी। वो एसएचओ से किसी मसले के बारे में डिस्कस करने आया था कि एक बाइक के कागजात भी चेक करने लगा। सर जी वो घर पड़ा हुआ है, वो लड़का शर्मिंदा सा बोला, और जामन उससे कुछ सख्त सुनाने ही लगा था कि पीछे से थोड़ा शोर बुलंद हुआ। वो उस तरफ देखता है तो एक आदमी के इंस्पेक्टर के साथ बहस चल रही थी। जामन बाइक के कागजात अपने पास खड़े इंस्पेक्टर को देकर हैंडल करने का इशारा करता उनकी तरफ बढ़ा। क्या प्रॉब्लम है इधर? वो गुस्से से पूछता है और सभी खामोश होकर उसकी रूपदार पर्सनैलिटी को देखते हैं। सर इस रिक्शे वाले के पास रिक्शे के कोई पेपर्स नहीं हैं और ऊपर से इसकी हठधर्मी देखेंगे, बहस भी कर रहा है। इंस्पेक्टर खा जाने वाली नज़रों से रिक्शे वाले को देखता है। क्यों वो चतरौल करवाने का इरादा है क्या? और उसकी जो ही नज़र पीछे गई, ज़बान यकलखत ब्रेक लगा लेती है और जमजम फ़ौरन से अपना चेहरा परे कर लेती है। अब ये क्या सोचेगा मैं बिना पेपर्स वाले रिक्शे पर बैठी हूँ। वो अंदर ही अंदर गहरे दुख का शिकार हुई। बेचारी मासूम जमजम के मासूमाना से दुख। तुम लोग जाओ, मैं हैंडल कर लूँगा। वो बाकी सबको वहाँ से रफा करता हुआ रिक्शे के मज़ीद नज़दीक हुआ। नज़रें मुसलसल दिदारे यार कर रही थी, हालांकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था। कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? वो प्यार से रिक्शे वाले को देखता पूछता है कि बहरहाल महबूब पीछे बैठा था, मुहज़्ज़ब लहजा तो बनाना था। वो सर जी इनको इनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ईमान से सर जी कागजात घर पड़े हुए हैं, मैं एक गरीब सा बंदा हूँ सर जी। मुझे अच्छा ठीक है, सवारी को यहीं उतारो और जाओ। आइंदा कागजात अपने साथ रखना। उसके आसानी से मान जाने पर ड्राइवर खुश, जबकि जमजम परेशान से माथे से पसीना पहुँचती है। देखा अब ये मुझ पर बिना पेपर वाले रिक्शे पर बैठने के जुर्म में केस चलाएगा और मुझे जेल में बंद कर देगा। हाय अल्लाह जी, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? वो दाह से खुद सकता बेहुकाना सोचती है। बेबी माफ़ी चाहता हूँ, सर जी का हुक्म है। रिक्शे वालों से उतरने का इशारा करता माजरत करता है तो वो पर्स से किराया निकालती हुई बीगी पल के लिए नीचे उतरी। जाओ तुम, सामान किराया देता उसे कहता है तो ड्राइवर शश बज का इशारा होता है। सर जी आपसे कैसे पकड़ो और जाओ, उसकी बात काटता सख्ती से बोला तो रिक्शे वाला पैसे थामता रिक्शा स्टार्ट करता है और वहाँ से चला गया। जमजम जो पैसे निकाल चुकी थी जामन की तरफ बढ़ाती है। ये पल्ले पैसे आपने मेरा किराया दिया, वो कहती है तो जामन नफ़ी में सर हिलाता है। नहीं अपने पास रखो, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। वो मुंह बनाती है तो वो मुस्कुराया और इसके डेढ़ पन के मुजाहरे पर जमजम को पैसे वापस पर्स में रखने पड़े। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर जहमत ना हो तो गाड़ी में बैठकर बात कर लें, इसी बहाने घर भी ड्रॉप कर दूंगा। वो इजाज़त लेता है, जबकि वो हिचकिचाई कि यूँ कभी किसी की गाड़ी में नहीं बैठी थी और ये तो फिर पुलिस वाला था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, इट्स ओके, बट हम इतनी दफ़ा मिल चुके हैं तो तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसकी हिचकिचाहट पर थोड़ा बहरवा महसूस करता है और इसके लहजे की खफगी और लोगों को अपनी मुसलसल देखना हम पाकर जमजम को मानना ही पड़ा। आप घर ही ड्रॉप करेंगे ना? वो यकीन दहानी चाहती है तो वो हंसते हुए सर इस बात में हिलाता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँगा? वो गाड़ी की सिमत बढ़ते हुए पूछता है तो जमजम भी उसकी पैरवी करती है। वहाँ मौजूद सबकी नज़रों में जमजम के लिए हैरानी, जज्ब और रश्क था कि वो एसपी जामान अहमद के लिए अहमद की हामिल है, जो वो आंखों में मोहब्बतों का जहाँ लिए उसको अपने साथ ले जा रहा था। मुझे लगा कि आप मुझे बिना पेपर वाले रिक्शे पर बैठने के जुर्म में जेल ले जाएंगे। उसके मासूमाना जवाब पर जमजम का कहा बुलंद हुआ। वो उसके लिए फ्रंट डोर खोलता है तो वो गाउन संभाल कर गाड़ी में बैठी। बाय द वे कहाँ से आ रही थी तुम? वो गाड़ी स्टार्ट करता पूछता है। अम्मी की दवाइयाँ लेनी थी, वो लेकर आ रही थी। क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? वो दरियाफ्त करती है तो जामन नफ़ी में सर हिलाता कुछ पल को खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। तुम्हारी एजुकेशन कितनी है जमजम? वो सरसरी सा बोला और जमजम थोड़ा शर्म फील करती है। भी एक्चुअली माशाल्लाह यानी पढ़ी लिखी बेबी साबित होगी। वो उसको शर्मिंदा सा देकर बात करता है कि वो फील ना करे और जमजम उसकी तारीफ पर पहले झिंपी और फिर नासमझी से देखा। क्या मतलब? उसके देर से समझने पर जामन ज़ेर लबा मुस्कुराता, फिर नफ़ी में सर हिलाता है और फिर कदरे घनी छाँव में सड़क किनारे गाड़ी रुकता है। ये गाड़ी क्यों रोकी आपने? मेरे पास मोबाइल है, मैं अपनी बहन को अभी कॉल कर दूंगी कि मैं उसके खुशनुदा होने को एंजॉय करता शरारती अंदाज में नकल उतारता उसकी तरफ रुक करके वालहन्ना नजरों से उसे देखता है और जमजम के पसीने छूटने लगे। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। देखिए मुझे जाने दे, वरना वरना वो गंभीर आवाज़ में कहता हुआ उसकी तरफ झुका और जमजम की इतने में ही बस हो गई। वो आंखें मिचती जोर जोर से रोने लगी और दामन बौखला गया कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए थे। जमजम प्लीज़ टेक इट इजी, मजाक कर रहा था यार। वो उसके बौखला कर कहने पर नाक रगड़ती रोने में वक्फा लाती है, उसे देखती है जो परेशान से उसकी तरफ ही देख रहा था। वो गुस्से में आती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी कि वो लॉक लगाता है। मेरी बात तो सुनो, आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। वो बेचारगी से माफ़ी मांगता है। इंतहाई घटिया मजाक था ये। वो गुस्से से अपना छोटा सा नाक हिलाती रहती जामुन को अपने दिल के मजीद नज़दीक महसूस हुई। वो दिन ब दिन उसको खुद पर और अपने जज्बात पर हावी होता हुआ महसूस देख रहा था। सॉरी जम, मैं तो बस मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मुझे घर जाना है बस। वो जिद्दी हो और जामुन खुद को मलामत करता सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। जमजम मुंह बनाए विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी वैसे जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो, जस्ट थोड़ा सा तंग किया था, वो भी मुंह फुला लेता है। और इतना तो जमजम को फील हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही कर गई थी, अगर अना आड़े आ गई थी। हाँ अगर मैं तंग करूँ तो मजीद मुंह फुलाकर मोटा गया और दामन अपनी मुस्कुराहट को बेमुश्किल खफगी में ही बरकरार रखता है। हाँ तो करो तंग, तुम्हारे जितना ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा। वो शिकवा कहता है तो आप लड़के हैं, आपको इज्जत का खतरा कहाँ होगा? हम लड़कियों को 100 मसले होते हैं ऐसे। वो बच्चों की तरह बताती है और दामन को कहकर रुकना मुश्किल लगा। क्यों हम लड़कों की इज्जत नहीं होती? तो मुझे छेड़े तो सही, अभी शोर करके मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगा। वो पहले तो हैरानी से उसे देखती है और फिर उसका कहका फूट पड़ा। जामन उसको पहली दफा यूँ खुलकर हंसता हुआ देख रहा था, अपनी रूह को मासूम और शादाब होता महसूस देख रहा था। वो एक बाहर की माने से लड़की अपने से अपनाने धीरे धीरे मुकैद करी थी और उसकी मोहब्बत का कैदी बन रहा था। वह उसे शादी की पेशकश देने वाला था, लेकिन न जाने की हिम्मत नहीं बढ़ी थी। अगर उसने इनकार कर दिया तो अपनी दो पल की खुशी से भी हाथ धो बैठेगा। वो एक बहादुर सा सिपाही अपनी मोहब्बत के मामले में थोड़ा बुज़दिल वाक़या हुआ था, यही वजह
थे कि वो खुद को अगली दफ़ा प्रपोज़ करने के लिए अभी से तैयार कर रहा था। तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? उसका नाजुक हाथ थाम कर मोहब्बत से पूछता है। अहमद उसे हनी के बारे में सब कुछ बता चुके थे और वो भी उनकी तरह उससे हमदर्दी और मोहब्बत महसूस करता है। वो वादा किया कि वो उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लाएगा, उसका भाइयों की तरह ख्याल रखेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा है। देखो मैं तुम्हारे साथ अपनी मम्मा भी शेयर कर सकता हूँ और पापा तो ऐसा करोगे तुम ही रख लो। वो मज़ाक करता है। सुनने वाला उसे एन्जॉय करने से महरूम था। वो साका सा दीवार पर टँगाए टँगाए हुए था। और पता है हनी, हमारा एक छोटा सा बहन भाई आने वाला है। पापा कह रहे थे कि तुम बहुत लकी हो हमारे लिए, हम तुम्हारे आते ही हमें इतनी बड़ी खुशी मिल गई। वो अपने छोटे से हाथ उसके बालों को छेड़ रहा हो, उससे अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था। साथ ही उससे अपने गुलाबी होंठ उसके गाल पर रखकर उसके नज़दीक हुआ। तुम बोलते क्यों नहीं हो मेरे साथ, और ना ही तुम मेरी तरफ देखते हो क्या? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो खफगी से कहता, उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ करता है, मगर वो फिर भी पत्थर का ही बना सामने देख रहा था। महसूसात जाम हो चुके थे। देखो ना मेरी तरफ यकीन करो, मैं बहुत प्यारा हूँ। वो बस समझदारी की बातें करता, कहीं से भी 7 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। ये देखे मैं अपने बेटे हनी के लिए स्पेशल सा केक बनाकर लाई हूँ। अर्षा मुस्कुराते हुए किचन से निकलती उनके पास आती, उन्हें अपने बनाए गए केक की तरफ मुतवज्जा करती है और मन केक देखते ही चहका। ओ वाह यम्मी! वो की तरफ हाथ बढ़ाता है तो अर्षा ट्रे प्रे करती है। बिल्कुल नहीं, पहले हनी खाएगा। हनी चले हनी केक चेक करके बताएं कि कैसा बना है। वो केक को उसके सामने रखती प्यार से बोले, मगर वो केक क्या उसे भी नहीं देख रहा था, तो वो टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डालने की कोशिश करती हैं। खाओ ना हनी, मन होने से जोड़ता है तो ईर्षा उसे घूरती ट्रे से पकड़ाकर हनी के मुंह में केक डालने की वो मुश्किल पीस को निकलता है। अब मेरी बारी। वो ट्रे मेज पर रखता केक का कदरे बड़ा टुकड़ा उठाकर हनी के मुंह में डालने लगा। मन आराम से बेटा, ईर्षा फिक्रमंदी से कहती है कि मन का प्यार भी बहुत जानलेवा था। खाओ हनी के ना खाने पर वो गुस्से से में आता, उसे सोफे पर गिराकर उसके मुंह में जबरदस्ती केक ठूंसने लगा। ईर्षा उसे हनी के ऊपर चढ़ने से रोकने लगी। हटे मम्मा, आज मैं इसको खिलाकर ही छोड़ूंगा, लीव मी। वो उन्हें झटकता और हनी सूरख अनारसा हाथा से केक निकल गया। तब मन ने उसकी जान छोड़ी। तुम देखना ईर्षा के मन ही हनी को की तरफ लेकर आएगा, मत रोका करो इसे, जो करता है करने दिया करो। अहमद घर में दाखिल हुए और सामने वाला माजरा देखकर मुस्कुरा उठे। आपको लगता है कि जैसी इसकी हालत है ये जिंदगी की तरफ लौटेगा? उसे देखती फिर मंदी से बोली, इसे 2 दिन में ही हनी से बेहद लगाया हो गया था। मासूम सा हनी से अपने मन की तरह ही प्यारा हो गया था। इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। मेरी आज भी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ये सदमे की वजह से ऐसी हालत में चला गया है। अगर इसे मोहब्बत वजह और रिश्ते फराहम किए जाएँ तो ये एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। उन्हें मुतमईन करने लगे। ये बोलता क्यों नहीं है? क्या इसकी ज़ुबान नहीं? यार ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जानबूझकर नहीं बोल रहा। जब ज़िंदगी का कोई मकसद मिलेगा, जब ज़िंदगी की तरफ लौटेगा, तब इंशाल्लाह बोलने भी लग जाएगा और इसको नॉर्मल लाइफ की तरफ तुम मौत मन ही ला सकते हो। उसके पास बैठते उसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोले तो वो भी आसूदगी से मुस्कुरा गई। मैं वादा करती हूँ अहमद की हनी का अपने बच्चों से भी बढ़कर ख्याल रखूंगी, उसे उसके रिश्ते के रिश्तों के लिए भी कभी रोने नहीं दूंगी। वो उन दोनों को देखती है। मन अपना और हनी का केक मुँह से भर डाला था। वैसे मुझसे ज़्यादा तो मन हनी का ही जेना दुबर कर रहा है। ये जैसे कहता है इसके साथ बहुत जल्दी इससे मार खाएगा। वो मजाक करती है तो अहमद हंसते हुए उन दोनों को देखते हैं, क्योंकि अब मन ही हनी को गोद में करने की कोशिश में हल्कान होता अपना और हनी दोनों का बुरा हाल कर रहा था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो मेज़ाब? ज़मज़म हैरान और परेशान सी बोली, जबकि मेज़ाब लापरवाही से मूंगफली खाती कंधे चकाती है। पागल तो नहीं, लेकिन अमीर जल्द हो जाऊंगी। वो बिला वजह हंसी के जवाब मिलने की खुशी में दिल छलांगे लगा रहा था। तुम उस ऑफिसर की सेक्रेटरी बनोगी और तुम्हारा ख्याल है उसके दुश्मन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो भराई आंखों से कहती। बेड पर उसके साथ आ बैठी। अरे मेरी प्यारी सी बहन, मैं एक शो पीस की तरह बस उसके दुश्मनों का ध्यान उसके असल सेक्रेटरी से हटाऊंगा। उसके सेक्रेटरी को लालच दिया जा रहा है और जान का खतरा है। वो क्राइम की दुनिया में मुझे शो करवाना चाहता है ताकि कुछ दिन के लिए जो खतरे और रिश्वतें हैं वो मुझे मिले। वो खुलकर कहती है उसके नज़दीक, और मैं सारी ज़िंदगी खुलकर नहीं जीना चाहती ज़मज़म, और ना ही अंसर साहब के टुकड़ों पर पलना चाहती। मुझे पता है कि ये काम खतरनाक है, लेकिन मैं सगीर के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। वैसे भी कोई गलत काम नहीं करी, वो समझाती है, मगर वो रोने लगी थी कि अपनी बहन को खतरे में कैसे बर्दाश्त कर लेती। और मैं बीए फेल हूँ ज़मज़म, मुझे कोई एमएनए की पोस्ट नहीं मिलने वाली। अगर मुझे सिर्फ एक खतरे के अलावा मुफ्त में इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो मैं इस मौका को गंवाना नहीं चाहती। मुझे अपने लिए ये जॉब बेहतरीन लगी है। वो ठहरी और उसके आंसू साफ किए। मैं बस पैसे कमाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ मुझे कोई मुहज़्ज़ब जॉब नहीं मिलने वाली। मैं सगीर के बच्चे के मुँह पर पैसे मारना चाहती हूँ, इसके लिए मैं हर तरह मोल ले सकती हूँ। और फिर मुझे तुम्हारा भी तो सोचना है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ ज़मज़म, तुम्हारा जो रिश्ता यूँ ही नहीं मिल जाना। उसको मज़ीद मुतमईन करने की कोशिश करती है, मगर वो ज़मज़म क्या जो आसानी से मान ले। मगर मुझ में इतना हौसला नहीं है कि तुम्हें गुंडों की दुनिया में भेजूँ। तुम जितनी भी बहादुर सही मेज़ाब, लेकिन तुम एक लड़की हो और उनकी दुनिया में जान के साथ इज़्ज़त जाने का भी खतरा होता है। और अगर ये जॉब लोग ठीक ना हुआ और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं क्या करूँगी? इस मेज़ाब वो फिर से आंसू निकालती है। तो मेरा यकीन करोगे मैं मर जाऊँगी, मगर अपनी इस इज़्ज़त का सौदा कभी नहीं करूँगी। और फिर वो आदमी मुझे बेज़र्रत सा लगा था। उसकी आंखों में सिवाय दर्द के और कुछ ना था। और रही बात जान की, तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। चली जाए मेरे पीछे, सिवाय तुम्हारे कोई नहीं होने वाला। और तुम्हारा मैं किसी अच्छी जगह पे जल्द रिश्ता ढूँढ लेना चाहती हूँ। उसका हाथ अपनाती उसे तसल्ली देती है। लेकिन मेज़ाब तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। मेरी जान, तुम्हें मेरी बेफ़िक्र है कि मैं कहीं गलत हाथों में ना चली जाऊँ, लेकिन बेफ़िक्र रहो कि मेज़ाब अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। मुझे अपना और अपनी ज़मीर दोनों का दफ़ा करना आता है। तुम उससे कभी मायूस नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। वो उसकी बात करती फिर से समझाती है। अम्मी से इजाज़त ले चुकी हूँ, आराम से बोली। और रमज़म हैरान हुई और अम्मी आसानी के साथ तुम्हें इजाज़त भी दे दी। वो पूछती है तो मेज़ाब हंसी। उन्हें सिर्फ जॉब को बताया है, जॉब की नौयत क्या है वो बदल दी है। उनके नज़दीक उनकी बेटी किसी ऑफिस में मामूली सी वर्कर होगी, बाकी तफसील तो सिर्फ तुम्हें ही बताइए और ये राज राज ही रहे तो बेहतर है तुम्हारे लिए। वो हिदायत करती है और ज़मज़म उसकी चालाकी पे उसे घूरती है।
है, शर्म तो नहीं आती, उनसे झूठ बोलती है और मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर यही मशवरा दूंगी कि सोच लो। वो उसके अब की बार उसे गुस्सा दिलाती है। बकवास ना करी जाओ और सुनाओ। वो हीरो अब तो नज़र नहीं आया, वो छेड़ती है और जमजम ने उसके घूरी से नवाजा मिला था आज, और मेरी लड़ाई भी हुई उससे। उसकी बात में हैरानियों मदद से उसकी तरफ देखती है और जमजम उसे सारी बात बताती है तो हंसने लगी। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। जमजम बेचारी की अच्छी भली करके रखती, बेचारा अब तो कभी किसी लड़की से मजाक नहीं करेगा। जमजम उसकी बात पर झिपी और बिला वजह उसके जहाँ पर सीध गया। वैसे लगता तो है कि वो एसपी मोहब्बत के ऑक्टोपस में जकड़ा जा चुका है। एमी तो कोई लिफ्ट नहीं देने से रहा। उसने छेड़ा, बकवास मत करो, वो बिना पेपर्स वाले रिक्शे पर बैठने ही मैंने देख सकता। वो वांगी मारती है और मिजाब का कहकर बुलंद हुआ। जमजम को भी अपनी बात पे जोर से हंसी आई।